वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया, तो नंबर सिस्टम को हम जनरली जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और डेसिमल है। तो हम क्योंकि हमें जो ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं ये नंबर्स की, मतलब डेसिमल नंबर्स की। तो हमने इनको डिवाइड किया हुआ है दो में, एक आ गया हमारा रियल नंबर, दूसरा आ गया हमारा इमेजिनरी नंबर। तो देखो रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस होता है। रियल नंबर जो हम जनरली देखो 1 से 10th क्लास तक पढ़ते हैं, जो मतलब हमें डेली यूज़ में काम आते हैं रियल नंबर्स, वो आ गए रियल नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर हैं जिनको हम कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ये जनरली होता है क्या है। मतलब इसमें कंसेप्ट आता है आयोटा का, ठीक है। जैसे हम रूट ऑफ -1 जो है उसे हम आयोटा बोलते हैं, ये बाद में देख लेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं। फिलहाल हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो रियल नंबर में, और हमारे पास जो सिलेबस भी है वो रियल नंबर का ही है। तो इमेजिनरी नंबर का हमें थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, मैं बाद में कवर करवा दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं रियल नंबर में। जैसे मैंने बताया था रेशनल नंबर पहले वाली वीडियोज़ में, जो बेसिक वीडियोज़ हैं, तो रेशनल नंबर हमें क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि इनमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो होती है ना, कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ये मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इर्रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर आगे जो P/Q की फॉर्म में हो, मतलब वटा की फॉर्म में हो, जिसमें P और Q क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं जनरली, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है। P एंड Q जो है हमारे नंबर है, लेकिन इसमें Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर की अगर हम देखेंगे आगे, एक तो फ्रैक्शंस होते हैं, दूसरे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस हम देखेंगे, फ्रैक्शन सिंपल होते हैं, मतलब फ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया 4/3, 2/4, ठीक है। उसको हमने मतलब फ्रैक्शन में कैसे करना है ये बचपन से करते आ रहे हैं हम। लेकिन इंटीजर्स हमारे पास एक तो नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, जैसे -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी। पॉजिटिव नंबर्स में आ गए हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इंटीजर्स में। पॉजिटिव नंबर आ गए जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, +1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, और बीच में आ गया 0। अब देखो अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे और साथ में पॉजिटिव नंबर सारे के सारे इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है, मतलब 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं फिर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर्स में ही 4 टाइप्स आती हैं। एक होती है इवन नंबर, मतलब इवन नंबर कौन से होंगे, जो 2 के टेबल में आएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हमारा 2 है। उसके बाद ऑड नंबर आ गए जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स हमने देखा था कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा आ गया 1। कहने का मतलब जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे 17 ले लिया, तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ एक में ही आता है, 17 1 17। एक तो इसका 1 फैक्टर, एक 17, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे इसके। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, ठीक है। प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट हैं। अब देखो इसमें हमने टॉपिक्स में कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखेंगे, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। फिर हम देखेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, कोई भी हम आज हम फिलहाल ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद ये हमारा बॉड मॉस बचपन से करते आ रहे हैं। फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखेंगे, डिजिटल सम कंसेप्ट देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, साइक्लिसिटी एंड यूनिट डिजिट देखेंगे। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली एग्जाम में इस पर ये वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं, देखो यूपीएससी जो सी सेट है ना, उसमें जनरली इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो रिमाइंडर थ्योरम पे ही आते हैं, और दूसरे आते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। मैं बताता हूँ क्योंकि आज हम ये टॉपिक करेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नंबर एज ए डिफरेंस ऑफ स्केयर्स, ये देख लेंगे, ये वाला टॉपिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। फिर बाइनरी नंबर में हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 3 टॉपिक्स भी इसी में देखेंगे हम बाइनरी नंबर में। उसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं जो एडिशन के काम आते हैं हमें कैलकुलेशन में, वो देख लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 वीडियोज़ में हम नंबर सिस्टम कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत कम चांसेस होते हैं इस पे क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आ जाते हैं जब, तो हमें पता होना चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 28746, कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या देखना है
कि जैसे मुझे ये बताओ 8th वाला नंबर, जैसे 8 नंबर है ना ये वाला, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो इसकी 8 ही होगी। जो जहाँ पे नंबर होगा उसकी अपनी वैल्यू देखी जाती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जब हम अपना शीशे में अपना फेस देखते हैं ना तो सिर्फ अपना ही दिखता है, तो बाकी साथ में कौन खड़ा है उसको वो भी दिखेगा, लेकिन हमें सिर्फ अपना ही देखना है। तो जैसे मान लो वो पूछेगा 4 की बताओ इस नंबर में, इस पूरे में 4th की क्या फेस वैल्यू है, तो 4 की 4 ही रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी, 7 की 7 ही रहेगी, 2 की 2 ही रहेगी। जैसे मान लो 1 4 7 3 4 मैंने ये दिया है नंबर, मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताओ 3 की क्या प्लेस वैल्यू, तो 3 है। 4 की क्या है, 4 ही है, सॉरी फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 4 की 4 ही होगी, 1 की 1, जो डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू वही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू मतलब वो जहाँ पे खड़ा है ना उसके वहाँ पे होने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 28746, मान लो ये नंबर मैंने वापस ले लिया। ठीक है, 28746, इसमें मुझे बताना है कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो फेस तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, 8 की कौन सी होगी 8, 4 की क्या होगी 4, 6 की 6। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेस वैल्यू की, तो आपको वो आना चाहिए। उसके लिए क्या, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला कौन से नंबर पे है, वंस पे। ठीक है, वंस पे। ये कौन से नंबर पे है, टेंस पे। इसका क्या मतलब होता है अभी समझाता हूँ। टेंस, उसके बाद क्या आ गया हमारा 100, उसके बाद क्या आ गया 1000, उसके बाद क्या आ गया 10,000, फिर क्या होता है 1 लाख, फिर क्या होता है 10 लाख, ऐसे ही चलता है ये। तो इसकी नंबर्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओल्ड, इस साइड से इधर की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा वंस प्लेस पे है 6। तो मान लो मुझे जानना है 4 की, इस क्वेश्चन में 28746 में मुझे 4 की प्लेस वैल्यू पता करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा वो उसका नंबर कहाँ पे है, ये 4 पे है, तो ये 4 आ गया। 4 के आगे कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक डिजिट है, सॉरी। तो 4 के आगे क्या है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट तो मतलब मैं 1 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। क्योंकि ये कितने नंबर पे है, 10th नंबर पे है। 10th का मतलब हो गया इसी नंबर को, इस 4 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो वो 40 आ गए, सिंपल। ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो। मान लो मैं 8 की पूछ रहा हूँ, तो आपको देखना है 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो 8 के आगे कितने जीरो लगाने हैं, मुझे 3 0 लगाने हैं। तो मतलब कितना हो गया 8000। तो 8 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है 8000, लेकिन 8 की फेस वैल्यू कितनी है 8 ही है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि 8 कितने नंबर पे था मैंने अभी बताया, 1 10 100 1000, तो 8 कितने पे 1000 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8000। ठीक है, तो सिंपल आ गया। मतलब जैसे मान लो कोई भी और नंबर दिया है 41372, तो इसमें मान लो मैं 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो वो कितनी आएगी 300, क्योंकि 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। मान लो 4 की पूछेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 के आगे मुझे कितने जीरो लगाने, 4 लगाने, तो मतलब 40,000। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 40,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है हमारा कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 10 इंटू 70 इंटू 30। ठीक है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये बताना है कि लास्ट में इसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना, कि किसी भी नंबर में या तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या मैं ऐड कर रहा हूँ। मान लो 70 और 30 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे बताना है इसमें लास्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7 3 21, उसके बाद मेरे पास 3 ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि 1 2 और 3। ये तो आसान था, 10 70 30 दे के रखा था। मान लो मैं ऐड भी कर रहा हूँ, तो ये कितना हुआ 110 हुआ, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं लास्ट में 1 है। लेकिन अब एग्ज़ाम में इतना आसान पूछा नहीं जाता। वहाँ पे मान लो आपसे ऐसे पूछ ले, वो बोलेगा 20 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है कि 5 से लेके आपको उल्टा 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करके, इंटू 2 इंटू 1। जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ लास्ट में क्या आएगा। इसको तो मैं कर सकता हूँ 5 4 20, 23 हो गया हमारा कितना 120, 120 इंटू 2 हो गया 240 मान लो। तो लास्ट में कितना आ गया 1 0 आ गया मेरा। ठीक है, लेकिन सॉरी ये 120 होगा। ठीक है, 120 होगा, तो मेरे पास लास्ट में 1 0 आ गया 5 के फैक्टोरियल में। ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता था। मान लो 20 का फैक्टोरियल दे दिया और आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 अप टू 0 तक, फिर आप कैलकुलेट करो। तो आसान तरीका क्या होता है वो बताऊँगा। दूसरी चीज़ क्या बतानी है इसमें कि जैसे मान लो 20 फैक्टोरियल का शॉर्टकट क्या है, कैसे करेंगे इसको। दूसरा आ गया कि आपको इसके मेन अप्रोच क्या होती है। असल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरो कब बनता है, जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे। 5 2 कितना हुआ 10। और कोई तरीका नहीं है ना, हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 ही ये नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास लास्ट में 1 0 आ रहा है।
तो मान लो आपको एक नंबर दे के रखा है, हम यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ आप पे, ठीक है। क्वेश्चन दे के रखा है हमें 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50 × 55, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, इंटू 60 भी है साथ में। तो इतना बड़ा नंबर दे के रखा था, ये पूछा था कि बताओ इसमें हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो वो पूछेंगे इसका प्रोडक्ट करो, उसके बाद बताओ लास्ट में जीरोज कितने आएंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एक तरीका मेरे पास ये, जैसे 40 है तो मैं इसमें से एक ज़ीरो बाहर निकाल लिया, 50 में से एक ज़ीरो निकाल लिया, 30 में से, लेकिन इससे मेरा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। रीज़न बीइंग, मैंने अभी बताया कि 5 और 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं हमारे पास कितने हैं। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे। सिंपल। आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ कि 2 और 5 के जितने पेयर्स बनेंगे ना आपके पास क्वेश्चन में, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास लास्ट में आएंगे, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास लास्ट में आएंगे। अब देखो 5 और 2 का अगर मैं पेयर ढूंढूंगा तो पहले मेरे पास ये वाला 5 है, उसके बाद 10 में मेरे पास क्या है, 5 × 2 है, ठीक है। उसके बाद 15 में क्या है, 5 × 3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 20 में क्या है, 5 × 4 है, इस 4 को मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर 25 में मेरे पास क्या है, 5 × 5 है। 30 में क्या है, 5 × 6 है, मतलब 5 × 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही 35 में भी मैंने देख लिया। मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना आप देख के भी बता सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। 5 × 7 आ गया 35। ऐसे ही 8 में कितना, 5 × 8 आ जाएगा 40, ठीक है। इसमें आ जाएगा 5 × 9 45। 50 में भी ऐसे ही आएगा। अब लेकिन अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा कि 5 और 2 कितने हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो उससे आसान तरीका क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल नंबर्स देखूंगा कि 5 और 2 कितनी बार आ रहे हैं इसमें। जैसे एक 5 मेरा आ गया 5 में, ठीक है, एक आ गया इस 5 में। एक मिनट में आसान तरीके से बताता हूँ थोड़ा। एक नंबर आ गया मेरे पास ये 5, ठीक है। दूसरा 5 मेरे पास इसमें आएगा 10 में, दूसरा 5। तीसरा 5 मेरा 15 में आएगा, 5 3 15। चौथा 5 मेरा इसमें आएगा, पाँचवा और छठा इसी में आ जाएगा, 2 5 में, मतलब 25 में 2 आ गए। इसमें 5 × 6, ठीक है। वैसे ही करना पड़ गया हमें, लेकिन कोई नहीं, मैं बताता हूँ। 35 में 5 आएगा, 40 में 5 आएगा, क्योंकि 2 मेरे पास 5 से ज़्यादा होंगे, हमेशा यही होगा। ये चीज़ याद रखना। मतलब अगर आप 2 भी कैलकुलेट करने चले जाओगे ना, मतलब क्योंकि हमें पेयर किस चीज़ का चाहिए, 2 और 5 का, लेकिन जो 2 नंबर है ना, ये हमारे पास हमेशा कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा 5 से। तो हमें 5 ही देखना है। अगर नंबर ऑफ़ 5 कैलकुलेट कर लूँगा ना मैं क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ़ 5 कितने आ रहे हैं, तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद 5 9 45, एक 5 यहाँ पे आ गया, 5 10 50, तो मतलब 5 × 5 × 2, तो 2 5 भी मेरे पास यहाँ पे आ गए, एक 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 60 में कितना आ गया मेरे पास, 5 × 12, तो एक 5 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो टोटल 5 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ 5 कितने आ गए हैं, यहाँ पे 14 आ गए हैं। अब इसी के साथ मैंने नंबर ऑफ़ 5 तो कैलकुलेट कर लिए। अब मैं कंफर्मेशन के लिए नंबर ऑफ़ 2s भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस हिसाब से तो मेरा 14 होना चाहिए कि लास्ट में 14 0 आ जाएंगे। लेकिन क्या पेयर 2 और 5 के 14 बन रहे हैं, तो उसके लिए मैं 2 भी चेक कर लेता हूँ। इन दो में तो 2 है नहीं है, इसमें एक 2 है, 10 में है ना मेरे पास, 2 5 10, एक आ गया इसमें। उसके बाद 15 में मेरे पास कोई 2 नहीं आएगा। 20 में मेरे पास 2 आएगा, कितना, 5 2 10 2 20, मतलब 2 आ रहे हैं। मतलब 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 2 × 2, तो दो मेरे पास यहाँ पे आ गए 20 में से। 25 में से मेरे पास कुछ नहीं आएगा। 30 में से कैसे आएगा, देखो 30 में से मेरे पास आ गया, एक तो मैंने 5 लिखा था, 5 6 30, तो 2 × 3 लिख सकता हूँ उसको, तो एक मेरे पास 30 में भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। 7 इसमें 35 की अगर बात करूँगा मैं, तो 5 7 35, तो कोई नहीं है मेरे पास। 40 में की बात करता हूँ तो 5 8 40 था, लेकिन 8 मेरे पास कैसे बनता है, 2 × 2 × 2, मतलब 3 है मेरे पास, ठीक है। तो 40 में कितने आ गए मेरे पास, 3 आ गए। उसके बाद 45 में कितने होंगे, 4 9 45, तो इसमें मेरे पास कोई भी 2 नहीं आया, 45 में कोई 2 नहीं होगा, ठीक है। 50 की बात करूँ तो एक है, मैंने अभी निकाला था, 5 5 25 × 2, तो मेरे पास एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। 55 में 5 11 55, कोई नहीं है। 60 में क्या होगा मेरे पास, 60 कैसे निकलेगा, 5 × 12, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 6 2 12, ठीक है। तो 2 2 मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। अब देखो नंबर ऑफ़ 2s कैलकुलेट करो, 2 1 3 और 3 6 7 8 9 और एक 1, कितना हो गया 10।
इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ़ टूज़ कितने आए इसमें 10, नंबर ऑफ़ 5 कितने आए, शाबाश कितने निकले थे 14। तो अब मुझे पेयर चाहिए ना, तो 2 और 5 का जब मैं पेयर बनाऊंगा तो वो कितने बनेंगे, 14 तो नहीं बन सकते, सिर्फ 10 ही बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं 10 है। तो हम जनरली गलती ये करते हैं क्योंकि रूल यही होता है कि जनरली जो 2 है ना वो ज़्यादा बार आता है, तो हम इसलिए 5 पे जाते हैं जैसे मैंने अभी शुरू में बोला था। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन ही उसी के उल्टा पूछा, तो इसलिए मेन थंब रूल आपको क्या याद रखना है कि 2 और 5 के हमारे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं, जितने पेयर्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। अब मैं बात कर रहा था कि ये तो हमें सिंपल दिया हुआ था, मान लो उसने मुझे दे दिया 50 का फैक्टोरियल। अब 50 के फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 अप टू 1 तक मुझे सबको मल्टीप्लाई करना है और सब में कैलकुलेट करना है, तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मतलब यहीं से बनता है। जनरली होता क्या है कि असल में देखो पहला ज़ीरो हमारे पास कब बनता है, जब 5 का फैक्टोरियल आता है। उससे पहले 4 के फैक्टोरियल में मेरे पास जीरो नहीं बनता है। क्यों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देख लो, 4 3 12 2 24, तो 24 में मेरे पास कौन सा जीरो, 4 ही है लास्ट में। लेकिन जैसे मैं 5 को करूँगा तो मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 भी होगा। तो जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 120। ठीक है, तो 120 में मेरे पास एक जीरो आ रहा है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल में पहला जीरो आ रहा है हमारे पास। अब मैं आता हूँ, देखो जब भी आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लो 50 का फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, तो क्या करना है आपको, सिंपल 50 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है 10, 10 आया ना मेरे पास। अब इस 10 को लिख लो, ये आ गया आपका 10। लेकिन जो 10 है ना आपका, ये याद रखना जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आंसर जब तक 5 से कम ना आए तब तक इसको दोबारा डिवाइड करते रहो। किसको, अब 10 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 5 से। पहले मैंने क्या किया, 50 को 5 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 10, लेकिन 10 जो था 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जब भी 5 से बड़ा होगा तो मैं दोबारा डिवाइड करूँगा, तो 5 2 कितना आ गया 10। अब ये 2 आया तो 2 इज़ लेस देन 5 है, जैसे ही 2 इज़ लेस देन 5 है इसका मतलब मुझे यहाँ पे रुक जाना है। जैसे ही मैं रुक गया 10 और 2 मेरे पास कितने हो गए 12, तो इसके पास इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसमें 12 होंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ 100 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करो, तो अब ऐसे अगर करने बैठ जाओगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब टू मान लो 1 तक है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उससे आसान क्या है कि आप क्या करो, 100 को पहले 5 से डिवाइड करो, 5 इंटू 20 मेरे पास आ गया 100। ठीक है, लेकिन 20 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, स्टेप सेकंड पे जाऊँगा, मतलब मैं इस 20 को दोबारा से 5 से डिवाइड करूँगा, 5 4 ज़ार 20। अब ये 4 जो है इट्स लेस देन 5, तो जैसे ही लेस देन 5 होगा मैं रुक जाऊँगा वहीं पे, मतलब ये वाला आंसर मेरा जैसे ही 5 से कम आएगा मुझे वहाँ पे रुक जाना है, और जो भी मेरे आंसर्स होंगे मैं उन दोनों को ऐड कर लूँगा सिंपल। ठीक है, 20 + 4 कितना हो गया मेरे पास 24, तो इसका आंसर क्या होगा 24, मतलब 1 से लेके 100 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आंसर इतना आएगा। अब मान लो 1000 है, 1000 का फैक्टोरियल पूछा हुआ, तो सिंपल क्या करोगे, 1000 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या किया 5, 5 2 ज़ार 10, कितना आया 200 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो 200 को दोबारा से 5 से डिवाइड करें, 5 4 ज़ार 20, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास 40, लेकिन 40 इज़ फिर ग्रेटर देन 5, तो 40 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 8 ज़ार 40। अब 8 फिर बड़ा है 5 से, तो 8 को दोबारा मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 ज़ार 5, रिमाइंडर बचता है कोई मसला नहीं है, लास्ट में मेरे पास 1 ये भी आ गया। अब मैं इन सब को ऐड करूँगा, ये कितने आ गए मेरे पास 200 + 40 + 8 + 1, तो कितना आ गया 249, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फैक्टोरियल के केस दे दिए तो सिंपल ऐसे कर सकते हो, अगर फैक्टोरियल के बगैर दे दिया, जैसे अभी मैंने हम यूपीएससी का क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो उसमें आपको क्या करना है, पेयर्स देखने हैं, किस किस के, 2 और 5 के, जितने पेयर्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज़ लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता, आपसे नंबर ऑफ जीरोज़ ही पूछ सकते हैं। लेकिन एक टाइप और भी, मतलब इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, वो ये क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 50 का फैक्टोरियल + 100 का फैक्टोरियल + 200 का फैक्टोरियल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले 50 का फैक्टोरियल निकालना है, मतलब 5 10 50, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर 5 2 10, तो मतलब 12 आ जाएंगे आपके, अभी कैलकुलेट करके देख सकते हो, हमने किए भी ऊपर। 100 में हमने कितना किया था, आया था हमारा आंसर 24। ठीक है, 100 में कितना आ गया 24। ऐसे 200 में करेंगे जब, तो कितना आएगा, 200 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 40 आ गया। ठीक है, फिर 40 को मैं डिवाइड करूँगा दोबारा 5 से, 5 8 ज़ार 40, फिर 8 को करूँगा तो 1 आ जाएगा। 40 और 8 कितना हो गया, 48 और 1 कितना हो गया 49, तो मतलब इसमें कितने आ गया 49। अब देखो इसमें मेरे पास 12 जीरो है लास्ट में, इसमें कितने 24, इसमें कितने 49।
अगर उसने यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई दे के रखा होता तो बात अलग थी, मैं तीनों को ऐड कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें क्या है कि पहले उसने पूछा 50 का फैक्टोरियल में लास्ट में कितने आ रहे हैं 12, तो जो सबसे कम होंगे ना वही मेरा आंसर होगा एडिशन के केस में। अच्छा, रीज़न बीइंग क्या, जैसे मान लो 12 जीरो हैं लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये 12 जीरो लिखे मैंने। इससे पहले जो भी नंबर आ रहा होगा कुछ होगा उसमें, ऐसे कुछ भी नंबर होगा पीछे। जब ये 24 जीरो की बात कर रहा हूँ तो ये जीरो ऐसे आएंगे, 12 से तो ज़्यादा ही होंगे ना जब मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे मुझे क्या दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 24 पीछे जाएगा यहाँ तक। ऐसे ही मान लो 49 जीरो है तो वो तो इससे पीछे चले जाएंगे। लेकिन जब मैं ऐड करूँगा सबको तो मेरे पास एडिशन में लास्ट में जीरो तो यही बचेंगे ना जो सबसे कम होंगे। उसके बाद तो ये 1 नीचे आ जाएगा, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो भी होगा। लेकिन मेरे पास लास्ट में नंबर ऑफ़ जीरोज़ वही बचेंगे जो सबसे कम वाले के होंगे। तो इसलिए जब भी एडिशन दे के रखा होगा फैक्टोरियल के केस में तो आपका आंसर कितना होगा, जो सबसे कम वाला होगा। जैसे 50 फैक्टोरियल उसका कितना है 12, तो आपका आंसर क्या होगा 12। इसी क्वेश्चन में मान लो 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल ये पूछ के रखा है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ लास्ट में, इस आंसर के नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे एंड में। तो इस केस में क्या होगा, जैसे 50 में मेरे पास कितने थे 12, 100 में कितने थे 24, इसमें कितने थे मेरे पास 49। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे टोटल कैलकुलेट करने मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे मान लो मैं 100 इंटू 50 कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि ये जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास लास्ट में इसमें आंसर जो आएगा उसमें जीरोज़ कितने आएंगे एंड में 3 आएंगे। जितने जीरोज़ होंगे उतने ही आएंगे। तो मुझे जितने जीरो होंगे ना मुझे वो कैलकुलेट करने हैं टोटल, मतलब 12 प्लस 24 प्लस 49, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ लास्ट में कितने होंगे 1 2 3 4 5, 5 ही तो होंगे। तो मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ ना, सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ये 2 प्लस 3 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल ऐड करना। तो ये केस याद रखना, अगर बाई चांस बीच में मल्टीप्लाई पूछ लें तो आपको ऐड करके आंसर आ जाएगा। अगर प्लस पूछा होगा तो सबसे छोटा जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकते। मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछेंगे, उसमें सबसे पहला बेसिस क्या है, बेस आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ़ 2 और नंबर ऑफ़ 5 कैलकुलेट करने हैं, टोटल हैं कितने हैं। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ 30 इंटू 40 इंटू 50, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो आप तो बोलोगे जैसे मान लो 0 0 0 तो ये आगे 3 0, तो ऐसे आंसर गलत हो जाएगा आपका। रीज़न बीइंग के देखो इससे ज़्यादा होंगे, इसमें काउंट करके देख लो। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 से डिवाइड करो, क्योंकि मुझे 5 और 2 के पेयर चाहिए। तो हर नंबर को इस तरीके से डिवाइड करो ताकि उसमें 5 भी आ जाए 2 भी आ जाए। 5 2 ज़ार 10 आ गया ना, 5 भी 2 भी, 10 इंटू 3 हो गया 30। ऐसे ही 40 को भी करो, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 2 ज़ार 40 आ गया 40 भी मेरा। 50 को भी ऐसे ही करो, 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, क्योंकि मुझे 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए इसलिए। अब नंबर ऑफ़ 5 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ 5 कितने आए मेरे पास 4। अब 2 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, 2 कितने आ गए 5। तो पेयर कितने बनेंगे मेरे पास, पेयर तो 4 ही बन सकते हैं ना, क्योंकि 5 तो मेरे पास 4 ही बार है। तो कितने पेयर बनेंगे इसके, मेरे पास 4 पेयर्स बनेंगे। तो 4 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे मेरे 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 1 2 3 4, रीज़न बिंग 5 4 ज़ार 20 भी आएगा तो उसका 1 0 भी ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा था कि आपको सिंपल करना क्या, जो भी नंबर दे के रखें उसको इस तरीके से तोड़ो ताकि उसमें 5 भी आ जाए और 2 भी, मतलब 5 2 आपको लिखना ही है उसमें जैसे भी करके। नहीं बन रहा है तो उसको रहने दो, लेकिन अगर बन रहा है तो 5 और 2 बनना चाहिए। अगर 5 और 2 उसमें आ रहे हैं तो वो कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये कि हर एक नंबर को तोड़ के वैसे कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस के ऊपर आप अगर चाहो तो मैं आपको 10-12 क्वेश्चन और दे दूंगा, आप ट्राई कर लेना। नहीं तो आपके पास प्रैक्टिस सेट कोई ना कोई होगा, उसमें को देख लो और मज़े करो। ठीक है, तो यही है इसमें मेन जो हमने 2 टॉपिक कवर किए। एक तो हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू देखी। फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। प्लेस वैल्यू देखने के लिए हमें वो जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, इकाई, दई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 या 1 10 100 1000 10,000 वैसे करके वो आपको बताना चाहिए, उस हिसाब से प्लेस पता चल जाती है। ठीक है, और आगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, हाँ ये वी बॉड मास, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल। कोशिश करूँगा यहाँ तक हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।